Good morning, everyone. Is my voice is clear? Screen is visible to you? Okay. Let's wait for 1 minute, then we will start. Okay, let's start. So first of all, welcome to Northeast PSC. My name is Yashna. और आज जो है हम इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली एपीएससी के एग्जाम के लिए। जैसे आपको पता होगा आपका एग्जाम कब है? दिसंबर में। जो एपीएससी का एग्जाम है वो दिसंबर में है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्री की अगर हम बात करें, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो दिसंबर में है, तो ज्यादा मोर फोकस जो है हमारा प्री पे रहना चाहिए इस टाइम के लिए। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखें तो 3 पार्ट में स्पेसिफिकली जो है डिवाइड किया जाता है: एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। राइट? एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इज माय वॉइस इज क्लियर नाउ? ओके। ओके, तो 3 पार्ट्स में जो है मोर ओवर हम एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न को डिवाइड करते हैं। और अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में अगर प्री की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, सिलेबस को देख के, एंड जो सिलेबस में या फिर पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है उससे डील करते हैं। देखिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए जो पीवाईक्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक हमें सोर्स बताता है कि किस तरीके से हमें सारी चीजें करनी है और पढ़नी है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये काफी वास्ट है। एंशियंट भी पढ़ना होता है, मिडिवल भी पढ़ना होता है, मॉडर्न भी पढ़ना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी कवर करनी होती है। तो मोर ओवर आज जो है हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है या फिर कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आते हैं। अगर हम थोड़ी सी एंशियंट इंडिया की टाइमलाइन की बात करें तो ये अराउंड अर्ली टाइम से 6th सेंचुरी तक था। एंड मिडिवल टाइम हम कह सकते हैं कि 13, या फिर अर्ली मिडिवल टाइम हम कह सकते हैं 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी। मॉडर्न टाइम हम 18th सेंचुरी से प्रेजेंट डे तक मानते हैं।
अब सबसे पहले हम एंशिएंट की बात करते हैं कि एंशिएंट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें स्टोन एज, स्टोन एज की बात करें तो पैलियोलिथिक एज आती है। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं, देन मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। लिथिक मीन्स क्या होता है? यानी पता है किसी को लिथिक मीन्स क्या होता है? अब हर चीज में लिथिक यूज हो रहा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक। लिथिक मीन्स क्या होता है? राइट, स्टोन। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक अगर हम एंशियंट इंडिया में देखें तो स्टोन एज आता है। अब स्टोन एज में हमें ये जो 5 पीरियड है वो पढ़ना पड़ता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, मेगालिथिक। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे अराउंड साइट्स। पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर नेम मेंशन कर देंगे और आपको बोला जाए कि ये साइट कौन सी पीरियड से मिली है, पैलियोलिथिक से मिली है, नियोलिथिक से मिली है या फिर मेसोलिथिक से मिली है। तो साइट से क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा आते हैं। जो अर्ली एविडेंसेस मिले हैं, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का, ऐसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर क्या हुआ था, फर्स्ट ग्रेन क्या था, डोमेस्टिकेशन कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, किस एज में स्टार्ट हुई। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं इस टॉपिक से। इवन साइट्स को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि सपोज कोई पैलियोलिथिक की साइट दे देंगे, कोई नियोलिथिक की साइट दे देंगे, कोई चारकोलिथिक की साइट दे देगा और कोई मेगालिथिक की साइट दे देगा। तो हमें बोला जाएगा या तो लेटेस्ट टू अर्लीस्ट लगाइए या फिर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट लगाइए। ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उनके नाम पता होने चाहिए, उनके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते। देखिए प्री के लिए हमें ज्यादातर किस पे फोकस करना है, फैक्ट्स पे ही फोकस करना है। और पर हम सारे फैक्ट्स तो नहीं मकअप कर सकते, हमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेके फैक्ट्स भी उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या फिर जहां से चांसेस ज्यादा है कि फैक्ट्स या फिर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सके। स्टोन एज के बाद ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। स्टोन एज के बाद एंशियंट इंडिया में जो है आईवीसी आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी साइट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे जो हमें साइट कहाँ मिली थी, इस पूरे एरिया में हमें, आज के पाकिस्तान में भी यहाँ पे हमें आईवीसी से रिलेटेड काफी साइट्स मिलती है। क्या आप बता सकते हो क्या हमें कोई साइट बंगाल में मिली है आईवीसी से रिलेटेड? क्या लगता है आपको आईवीसी से रिलेटेड कोई साइट बंगाल में मिली होगी? क्या लगता है आपको? रेबेका सेड नो। कौन सी साइट मिली है? अगर हम देखेंगे ना तो जितनी भी हमें साइट्स मिली है, अगर आप, जैसे हम आगे जब क्लासेस में रिवीजन करेंगे हम देखेंगे कि सबसे वेस्ट में कौन सी मिली है, सबसे साउथ में कौन सी मिली है, सबसे नॉर्थ में कौन सी मिली है, सबसे ईस्ट में कौन सी मिली है। तो आलमगीरपुर जो यूपी में है वहां पे हमें लास्ट जो है आईवीसी की साइट मिली है। बंगाल जो है काफी दूर हो जाता था आईवीसी के लोगों के लिए, तो हमें बंगाल में कोई साइट के एविडेंसेस नहीं मिले। स्पेसिफिकली अगर उत्तर प्रदेश तक ही हमें आईवीसी की साइट्स जो है मिली है।
तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस कि हमें आईवीसी की साइट्स जो है वो बंगाल में नहीं मिली है। एंड आईवीसी में हमें साइट्स के अलावा क्या पढ़ना है, थोड़ा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कौन सी रिवर जो है कौन सी साइट जो है किस रिवर पे मिली है। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो मेन रिवर्स है वो कौन सी साइट्स पे लोकेटेड है। जैसे हड़प्पा कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, मोहनजोदारो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। देन मटेरियल कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते थे, कौन कौन से क्राफ्ट किए जाते थे। देन आईवीसी में इम्पोर्टेंट है टाउन प्लानिंग के बारे में। अब देखिए इससे जैसे हम प्री के लिए थोड़ा पढ़ रहे हैं तो टाउन प्लानिंग में कुछ कुछ फीचर्स ही हम ध्यान देंगे कि राइट एंगल पे स्ट्रीट्स बनी थी, हाउसेस कैसे थे, विंडोज थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें देखेंगे। देन सील्स के बारे में देखेंगे, इकोनॉमी में देखेंगे कि आईवीसी के ट्रेड ट्रेड रिलेशंस किसके साथ थे, ये सारी चीजें देखेंगे। पॉलिटी कैसी थी, क्या कोई किंग था या नहीं था, ये सारी चीजें देखेंगे। अब देखिए आईवीसी में क्या है, हमें आईवीसी की सारी जो नॉलेज है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही मिलती है, क्योंकि लिटरली एविडेंसेस के लिए उसकी जो स्क्रिप्ट है उसे रीड आउट नहीं कर सकते। अभी तक हम उसे डिसिफर नहीं कर पाए, हमें समझ नहीं आई अभी तक। तो हम पूरी तरीके से जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही डिपेंड है आईवीसी के लिए स्पेसिफिकली। तो सारी चीजें, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, इन सारी चीजों को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही देख सकते हैं। ग्रेट बात। ओके, हाँ, जो हमें मोहनजोदारो में मिला है। देन पॉटरी के एग्जाम्पल हम देखते हैं, बरियल प्रैक्टिसेस देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम प्री के हिसाब से पढ़ेंगे कि इन सब चीजों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोर ओवर ज्यादातर अगर आईवीसी से कभी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर वो साइट से ही पूछेंगे। अब अराउंड यहाँ पे 2000 प्लस साइट्स है, तो हमारे लिए इतना पॉसिबल तो नहीं होगा कि ये सारी साइट्स हम पढ़े, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है और वो किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है वो हम जरूर पढ़ेंगे और उसे हमें याद करना है। अब कुछ चीजें, अब जैसे अब दिसंबर आने में ज्यादा टाइम तो नहीं है, अब चीजों को आप रीड आउट मत करिए, अब उन चीजों को आप मग अप करने की कोशिश भी करिए, लर्न करने की कोशिश भी करिए। क्योंकि समझ तो हम जाते हैं सारी चीजों को, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब उसे लर्न करने की बात आती है, फैक्ट्स लर्न करने की बात आती है, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस चीजों को अभी से अगर हम टैकल डाउन करेंगे, दिसंबर का वेट नहीं करेंगे, नवंबर के एंडिंग में हम सारे फैक्ट्स याद करने नहीं बैठेंगे, तो सारी चीजें स्मूथली हमारे लिए भी होती रहेगी। अब आईवीसी के बाद जो है एंशियंट इंडिया में आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड एंड नेक्स्ट है लेटर वैदिक पीरियड, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, इनसे कैसे क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ रिलीजन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से, आपको पर्टिकुलर गॉड का नाम दे दिया जाएगा और उनके फंक्शंस पूछ लिए जाएंगे कि वाटर गॉड कौन है, वॉर गॉड कौन है। कुछ टर्म से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलरली कोई टर्म दे दिया जाएगा और अब फिर आपसे इंग्लिश मीनिंग, मैम याद करते हैं बट भूल जाते हैं फैक्ट्स। हाँ, वो अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको फैक्ट्स जो है वो याद रहेंगे। अगर आपने ऐसे 1 महीने का गैप दिया किसी भी फैक्ट में तो वो कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं। तो रिवाइज करते रहेंगे फैक्ट्स। तो वैदिक पीरियड से हमें रिलीजन या गॉड के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन एंशियंट रिवर्स जो है उस उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पर्टिकुलरली आपको नाम दे दिया जाएगा जो आज यूज हो रहा है और वो आपसे पूछ लेंगे कि एंशियंट इंडिया में किस रिवर का नाम है। ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। देन कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिलते थे,
क्या-क्या प्रोड्यूस होता था, ये सारी चीज़ें वैदिक पीरियड में पूछी जा सकती है। फैमिली का क्या कॉन्स फैमिली किस तरीके से बनी थी, कौन किंग था, ये सारी चीज़ें उनके टर्म्स इस तरीके से वैदिक पीरियड में क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 10 किंग्स के बीच में एक बैटल हुई थी, वो कौन से रिवर पे हुई थी, किसी को पता है? उसका एंशंट नेम। अगर आपने पहले पढ़ा होगा एंशंट तो आपको पता होगा। 10 किंग्स की एक बैटल होती है, एक रिवर पे होती है, रिवर के बैंक पे होती है। उस रिवर का एंशंट नेम क्या है, किसी को पता है? एंशंट नेम बताइए। राइट, एमजे एंड रिची परुसुरिनी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सब के लिए आपको रेडी रहना है। देन वैदिक पीरियड के बाद एंशियंट इंडिया में आता है प्री मौर्यन पीरियड या प्री मौर्यन एज। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है महाजनपद। कितने महाजनपद थे इंडिया में, जो मेन इंपॉर्टेंट महाजनपद थे वो कितने थे? राइट बोली। राइट, 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपद के बारे में आपसे क्या पूछ सकते हैं? इनका मॉडर्न नेम पूछ सकते हैं। इनकी कैपिटल पूछ सकते हैं। ये दो चीजें, या फिर अगर कोई रिवर पे सिचुएटेड है ये महाजनपद, तो ये इसके बारे में पूछ सकते हैं। राइट, इट्स 16। तो ये 16 के 16 महाजनपद याद करना, आई नो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। देन इसमें प्री मॉडर्न एज में हम किंग के नाम पूछ सकते हैं कि क्या, कौन सा किंग्स इन 16 महाजनपद में से बिलोंग करता है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ही पूछा जाएगा। देखिए, कमीशन आपको ये नहीं चाहते कि आप एग्जाम क्लियर ना करें। उनका मोटिव होता है कि सारी चीजें जो है कवर करके आप चले। आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिससे कोई सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि उन्हें भी तो एस्पिरेंट्स, मतलब उन्हें भी तो ऑफिसर्स चाहिए ना, उन्हें भी तो नीड है इन सब आप लोगों की। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पेपर क्लियर ना हो, बट आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। तो प्री मॉडर्न एज में स्पेसिफिकली हम महाजनपद के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देन इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, इसी टाइम पीरियड पे हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को फ्लरिश होते हुए देखते हैं इसी एज में। तो चाहे जैसे बुद्धिज्म में हम काउंसिल्स देखेंगे, बुद्धा के बारे में देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, एटलीस्ट अगर आप ये सारी चीजें भी करेंगे अच्छे से डिटेल में, तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी इंडियन हिस्ट्री से कवर हो सकती है। मतलब जितने भी प्लेसेस है रिलेटेड टू बुद्धा की, उनका बर्थ कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुई, एनलाइटमेंट कहाँ मिला, फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था, ये सारी चीजें आपको ये कुछ बेसिक चीजें, इवन अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन बने तो वो इजियर लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। और मैंने आपको पहले भी, अगर जिसने पहले क्लासेस ली है उन्हें बताया है कि जो कट ऑफ है वो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस पे ही बनती है। इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन से ही कट ऑफ बनती है, टफ क्वेश्चन से कभी भी कट ऑफ नहीं बनती है। बट आपका टारगेट होना चाहिए कि इजी में तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करो, मॉडरेट में हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, एंड टफ तो देखिए बहुत। टफ का मतलब क्या होगा, टफ का मतलब होगा जो किसी के पास उसका रिसोर्स नहीं है,
कोई सोर्स नहीं पता उसका, तब वो टफ हो जाता है। इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसके बारे में हमारे पीडीएफ में दे रखा है, हमारे बुक्स में दे रखा है, हमने पढ़ा हुआ है, उसे मॉडरेट एंड इजी की कैटेगरी में रखते हैं। तो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि उसी को सही करते रहें। इजी क्वेश्चन तो ट्राई करेंगे कि हम गलत ही ना करें। तो इजी क्वेश्चन क्या होगा? यही होगा। अगर पूछ लिया जाए कि बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या है, डेथ प्लेस क्या है, सरमन कहाँ दिया था फर्स्ट उन्होंने, तो ये सारे जो है वो इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो 4 काउंसिल्स हुई थी, 4 काउंसिल्स में जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक टेबल प्रोवाइड करेंगे हम आपको, तो जिसमें लिखा होगा कि कौन सा जो किंग है उसने पैट्रोनेज दिया, कौन से ईयर में हुआ, कौन उसको प्रिसाइड कर रहा था और क्या डेवलपमेंट हुए इस काउंसिल में। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देन जैनिज्म के बारे में भी सेम, जो महावीर है उनके बारे में जो डिटेल्स है वो पता होनी चाहिए कि उनका नेम क्या था, फादर कौन से थे, कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, कौन से काउंसिल्स हुई थी। जैनिज्म में कितने तीर्थंकर्स थे? बताइए कितने तीर्थंकर्स थे जैनिज्म में, अगर किसी को पता है तो। राइट, 24। तो देखिए, अब हम 24 के 24 तो तीर्थंकर जो है वो याद नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे महावीर थे जो फर्स्ट है, 23rd एंड 24th है, ये कुछ हम तीर्थंकर्स के नाम याद रखेंगे। अब उनके सिंबल्स पूछ सकते हैं, बुद्धिज्म में भी सिंबल्स पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको स्तूपा दिखाई देगा या स्तूपा का सिंबल दिखाई देगा तो वो किसे डिनोट करता है, ये सारी चीजें जो है याद करने की होती है और इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। देन जैनिज्म एंड जैसे बुद्धिज्म में भी हम देखेंगे कि हीनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म में डिवीजन होते हैं। जैनिज्म में भी देखेंगे श्वेतांबरम एंड दिगंबरम में होते हैं। जैनिज्म की डॉक्ट्रिन रीड आउट करेंगे तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्री मॉडर्न एज में हमें पढ़नी है। तो 16 महाजनपद एंड जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री मॉडर्न एज में। एंड प्री मॉडर्न एज में जैसे 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा था? जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा था? मगध, राइट। मगध था। तो मगध पे बहुत सारे जो डायनेस्टी है उसने भी रूल किया। तो हमें इसकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि ही फर्स्ट कौन आए, लास्ट कौन आए, जो मौर्यास थे वो कब आए, तो ये सारी चीजें भी हम याद करते हुए चलेंगे। मगध क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे कौन से किंग्स आए, कौन सी डायनेस्टी आई, इससे क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। और फिर हम जैसे मगध हमने पढ़ा, मगध में ही जब मौर्यास आएंगे, देखिए मगध में सबसे पहले मौर्यास नहीं आए थे बिल्ट, जब 16 महाजनपद बिल्ट हो रहे थे, जब मगध बना तो सबसे पहले मौर्यास नहीं आए थे। मौर्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, डायनेस्टी आई थी जो मगध एरिया में रूल करती है, बट ये फर्स्ट नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि मौर्यास जो है वो फर्स्ट आए थे मगध में, फर्स्ट नहीं आए थे, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम डायनेस्टी मान सकते हैं मगध एरिया के। अगर किसी को पता है तो मगध एरिया में 16 महाजनपद जब बन रहे थे, मगध जब डेवलप हुआ था, तो फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी देखते हैं? राइट, हरण्यक। हरण्यक आया, शिशुनाग आए, नंदा आए, मौर्यस आए, ये सारी चीजें क्रोनोलॉजी वाइज जो है पता होनी चाहिए। फर्स्ट टाइप थी हरनक्या। राइट, एमजी बोली।
एंड नंदा को डिफीट करके फिर जो आए थे मौर्याज आए थे। ये चीजें हम पढ़ेंगे, बस आज तो हम थोड़ा सिलेबस डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मौर्याज में क्या और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौर्य में किंग्स इम्पोर्टेंट है, फाउंडर इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी भी डायनेस्टी के दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है फाउंडर, एक होता है इम्पोर्टेंट किंग, और एक होता है लास्ट किंग। तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे जितने हमारे पास डायनेस्टीज आएगी हो सकेगा तो हम एटलीस्ट ये तीन पैरामीटर्स जो है वो कवर करते चलेंगे कि फाउंडर कौन है, इम्पोर्टेंट किंग कौन है और लास्ट किंग कौन है। जैसे यहाँ पे हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे, बिम्बिसारा के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मौर्य एम्पायर में इंपॉर्टेंट है। अशोका, क्योंकि अशोका मौर्यन एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट किंग था, तो अशोका ने क्या क्या डेवलपमेंट करे, रॉक एडिक्ट्स बनाए। मेजर रॉक एडिक्ट क्या होता है, माइनर रॉक एडिक्ट क्या होता है, स्टोन पिलर्स क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। इनके टाइम पीरियड पे आर्ट एंड कल्चर कैसा था, कौन से फॉरेन कैसे एम्बेसडर्स के साथ, फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ क्या इनका रिलेशन था, ये सारी चीजें भी हम देखते हुए चलेंगे। अब मौर्य के बाद आता है जो नेक्स्ट पीरियड आएगा, वो आएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है? पोस्ट मौर्यन पीरियड मीन्स मौर्य के डिक्लाइन के बाद पोस्ट मौर्यन एज आती है। पोस्ट मौर्यन एज के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में हम बांटते हैं, इंडिजीनियस डायनेस्टी फ्लरिश होती है एंड कुछ फॉरेन डायनेस्टीज भी इंडिया में आती है। तो हम देखेंगे कौन सी इंडिजीनियस डायनेस्टीज थी, जैसे शुंगास थे, सतवानास थे, चेडीज थे। एंड फॉरेन डायनेस्टी में हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स थे, शाकास, पार्थियंस, कुशान्स। आपने इन सबके नाम तो पढ़े होंगे, देखा होगा इन सबको। चलिए बताइए, कुशान जो डायनेस्टी थी या फिर जो किंगडम इमर्ज हुआ था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन सा था? कुशान का सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन सा था? हर्षवर्धन? नो, हर्षवर्धन। कनिष्क, राइट। राइट, कनिष्का। तो याद रखिए, के फॉर कुशान एंड के फॉर कनिष्का या कनिष्क। राइट, कनिष्का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पढ़ने हैं। ये जो डायनेस्टीज है इनके बारे में पढ़ेंगे, कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि कॉइन्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इमेजेस बिल्ड होने लगती है कॉइन्स में, मटेरियल चेंज होता है, गोल्ड कॉइन्स जो है वो देखे जाते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सारे कॉइन्स जो है इस टाइम पीरियड पे देखे जाते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्न एज के बाद जब ये सारी डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी, फिर उसके बाद आएगा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को सेकेंड अर्बनाइज पीरियड भी कहते हैं एंशियंट इंडिया का। फर्स्ट अर्बनाइज कौन सा होगा? अगर गुप्ता पीरियड सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सा होगा? राइट, आईबीसी। तो गुप्ता पीरियड में भी सेम चीजें देखिए, जहां डायनेस्टीज होगी, अगर आप देखिए डायनेस्टी या फिर किंगडम होगा,
तो 3-4 चीज़ें तो सारी डायनेस्टी में कॉमन रहेगी या फिर हम कॉमन लर्न करते हुए चलेंगे। फाउंडर, लास्ट किंग, इम्पोर्टेंट किंग एंड इन इम्पोर्टेंट किंग या फिर फाउंडर ने अगर कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो उसके बारे में हम देखते हुए चलेंगे कि अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बिल्ड की है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी ने कोई ट्रेड सिस्टम लॉन्च किया है, टैक्स लॉन्च किया है, कोई न्यू टैक्स लॉन्च किया है, न्यू ट्रेड लॉन्च किया है, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो अश्वमेध जो रिचुअल है या फिर जो हॉर्स सेक्रीफाइस है, वो फॉलो किया जाता था। तो इससे पता चलता था कि वो जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है, वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, इट मीन्स यहाँ पे इकोनॉमी भी फ्लरिश करी होगी, ट्रेड सिस्टम भी फ्लरिश किया होगा। यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन कौन से न्यू न्यू सेक्ट जो है वो इमर्ज हुए। वैष्णविज्म इमर्ज हुआ था, शैविज्म इमर्ज हुआ था। तो इन सब के बारे में देखेंगे। गुप्ता पीरियड के साथ एक और हम डायनेस्टी जो है वो पढ़ते हैं, वकाटकाज। इन दोनों के रिलेशन भी देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ये सारी चीजें हम गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे। मोरोवर जैसे मैंने आपको कहा कि किंगडम्स की जब बात आएगी तो 3-4 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी किंगडम को उठा के देख लीजिए। 3-4 चीजें ये क्या इंपॉर्टेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट किंग्स होते हैं, किंग्स के बारे में होती है। एंड किंग्स ने कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया हो उस रीजन में, या फिर कोई इंपॉर्टेंट किंग हो जिसने ये सारी डेवलपमेंट की हो, उसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अब सोचिए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसके बारे में बुक्स में नहीं है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिले, उससे क्वेश्चंस जो पूछने की चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और कमीशन कभी भी उन चीज़ों पर, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा जो वो डाउटफुल है या फिर जिसके हमें एविडेंसेस जो है प्रॉपरली नहीं मिले हैं। जिसके एविडेंसेस प्रॉपरली नहीं मिले, जिसका एविडेंस जो है उसमें डाउट है, उस साइड से क्वेश्चंस जो है वो कम पूछे जाएंगे या फिर पूछे ही नहीं जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल जो श्योरिटी होती है जिस एविडेंस पे, जिसका हमें आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्स एकदम अच्छे से कंफर्म होता है कि यही सारी चीजें बताई गई है, उन्हीं चीजों पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद जो है पोस्ट गुप्ता एज आता है। पोस्ट गुप्ता में हम स्पेसिफिकली, अब देखिए क्या होता है इंडिया में, एक किंगडम आएगी, वो काफी फ्लरिश करेगी, ठीक है, बट वो एक टाइम के बाद डिक्लाइन भी तो होगी। और जब ये डिक्लाइन होगी, एक किंगडम जो है वो डिक्लाइन होगी, तो धीरे धीरे उसके इसी किंगडम के बहुत अलग अलग जो है पार्ट्स देखने को मिलेंगे या फिर अलग अलग किंगडम्स देखने को मिलेगा। पहले एक किंगडम था, वो स्ट्रांग था इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रखा था, पर जैसे ही वो डिक्लाइन होगी, वैसे ही क्या होगा, छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड पे भी ऐसा हुआ। जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आया, तो बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज जो है वो इमर्ज हुई। जैसे अगर हम देखेंगे तो हर्षवर्धन की डायनेस्टी इमर्ज होगी पोस्ट गुप्ता पीरियड में। पल्लवाज होंगे, चालुक्याज आएंगे, ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, पल्लवास कांची के थे, चालुक्याज ऑफ बादामी आएंगे। ये सारी चीजें जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड में पढ़नी है। और साथ ही साथ इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कि अगर इन्होंने कोई टेम्पल बिल्डिंग करी हो, कोई आर्किटेक्चर बनाया हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन इन्हीं जगह से आते हैं। अब जैसे इस पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा बिल्ट हो रहे थे। 3 तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं। एक होता है नॉर्थ में, एक होता है डेक्कन वाले पार्ट में, और एक होता है साउथ में। नॉर्थ वाले टेम्पल आर्किटेक्चर को बोलते थे नागरा स्टाइल ऑफ, साउथ को बोलते थे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड डेक्कन में जो फ्लरिश हो रहा है उसे बोलते थे विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। विसारा स्टाइल में जो नागरा से कुछ फीचर्स लिए जाते थे एंड द्रविडियन स्टाइल से कुछ फीचर लिए जाते थे, और फिर कॉम्बिनेशन से विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है वो बिल्ड किया जाता था। ठीक है, तो ये पूरा जो है, इवन जो एंशियंट इंडिया है आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मोर ओवर हम अगर अच्छे से देखें तो हमें 3-4 चीजें एंशियंट में कवर करते हुए चलनी है। हमें लिटरेरी सोर्सेस पे ध्यान देना है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पे ध्यान देना है, एपिग्राफी,
न्यूमेस्टमेटिक, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। देन लिटरेरी सोर्सेज जो आएंगे, स्पेसिफिकली अगर हम वैदिक पीरियड देखें तो 4 वेदास की बात करी जाएगी। देन उसके बाद टाइप ऑफ वेदास, देन उसके पार्ट्स ऑफ वेदास उनकी बात की जाएगी। उसके बाद उपवेदा आएंगे, धर्मशास्त्र आएंगे, एपिक्स आएंगे, इन सारी चीजों के बारे में पता करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, दोनों सोर्सेज को कंबाइन करते हुए जो वहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ये पूरा एंशियंट इंडिया था। पोस्ट गुप्ता, स्टोन एज से लेके पोस्ट गुप्ता तक जो है हमारा एंशियंट इंडिया कवर होता है। तो मोर ओवर आज हमने जो है थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाइज देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस कैसे कैसे डिकोड कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है कि क्या पढ़ना है, बट एक लाइन से तो हम पूरा अच्छे से सिलेबस कवर नहीं कर सकते। मेंस का सिलेबस तब भी थोड़ा सा इलेबोरेटेड है, बट प्री के सिलेबस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कंसाइंस है, एक लाइन में जो है वो बताया गया है। अगर स्पेसिफिकली मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एंशियंट में अगर किसी को, अभी जितना मैंने आपको समझाया किस तरीके से हम पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी यूपीएससी जैसे होगा, यूपीएससी पैटर्न अडॉप्ट किया है ना। ओके। अब देखिए, यूपीएससी में जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं, फैक्ट्स वहां पे ज्यादा थोड़ा सा कम देखा जाता है। और जितने भी पीएससी के क्वेश्चंस देखे जाएंगे वो थोड़े से फैक्चुअल बेस पे होते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सपोज अगर हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके 15 से 18 क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से फैक्ट बेस्ड होंगे, और 3-4 क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से एनालिटिकल हम मान सकते हैं। बस आप प्लीज उससे कंपेयर मत करिए, क्योंकि वैसे जो है पेपर नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे हो जाएगा। जिस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जाम बनाने के एटलीस्ट, वो वैसे ही फॉलो करेगा। देन मैम, आईबीसी में इंपॉर्टेंट साइट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंपॉर्टेंट साइट ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जहां हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हो, जैसे ग्रेट बात मिला है मोहनजोदारो में, तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो है साइट हो जाती है। देन हम देखेंगे कि हमें कहीं फाइल अल्टर्स मिले हैं, कहीं हमें ग्रेन का एग्जाम्पल, ग्रेन के एविडेंसेस मिले हैं। जहां कुछ चीजें मिली है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इवन अगर हम देखें तो जो एरिया इंडिया के अंदर आता है ज्यादातर, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आईबीसी में जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि बिगेस्ट साइट कौन सी है या स्मॉलेस्ट साइट कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन आपसे आईबीसी में साइट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। चलिए, अगर एंशियंट क्लियर है तो एक बार हम मिडिवल भी देख लेते हैं। मिडिवल से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखिए, चीजें तो यहाँ पे भी सेम ही है, और मिडिवल के टाइम पीरियड पे भी हम देखेंगे तो किंग्स के बारे में या जो न्यू डायनेस्टीज आई है उनके बारे में देखेंगे। इवन अर्ली मिडिवल का जो फेज है उसमें हम देखेंगे कि इंडिया का कैसे, अगर हम अर्ली मिडिवल इंडिया की बात करें, अर्ली मिडिवल पीरियड में हम देखेंगे जो स्ट्रगल हो रहा होगा बिटवीन किंगडम्स की, स्पेसिफिकली जो कन्नौज है,
स्पेशली जो कन्नौज वाला एरिया था वहां पे स्ट्रगल देखने को मिलेगी बिटवीन फालास, राजपुतास एंड गुज्जर प्रतिहारास। फिर यहाँ पे हम इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अर्ली मिडिवल फेज में ही हम देखते हैं कि जो अरब इन्वेजन्स होंगे इंडिया में, और इसके बाद जो है एक न्यू डायनेस्टी या फिर एक न्यू रिलीजन भी इंडिया में आएगा, न्यू डायनेस्टीज भी आएगी। तो ये सारी चीजें जो है अर्ली मिडिवल फेजेस में हम पढ़ेंगे। और अगर मिडिवल फेज की बात करें या मिडिवल पीरियड की बात करें तो इसमें जैसे हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती है, एक दिल्ली सल्तनत आता है, एक मुगल इंडिया के आता है। और साउथ में हम देखते हैं विजयनगर आता है, ब्राह्मणी किंगडम आता है। तो अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, मिडिवल पीरियड की बात करें, तो सबसे पहले हुआ था मुस्लिम इन्वेजन। तो हम देखेंगे कौन कौन से मुस्लिम इन्वेजन हुए थे, फर्स्ट इन्वेडर कौन था, अगर उनके साथ उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई ऑथर था, कोई पोएट था, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर उस मुस्लिम इन्वेजन का टाइम पीरियड खत्म होता है या फिर मुस्लिम इन्वेजन जब खत्म होता है उसके बाद एक न्यू डायनेस्टी, एक न्यू किंगडम जो है इमर्ज होती है इंडिया में, जिसका नाम होता है दिल्ली सल्तनत। फिर हम इनके किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टीज आए थे या कितने किंगडम्स आए थे। न- न- सिर्फ नंबर बताइए, नाम हम। 5 राइट। सो वो थे मालमुख या फिर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। है ना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनके बारे, जैसे अगर मालमुख की बात करें तो इम्पोर्टेंट किंग कौन से थे। ऐबक थे जिसने फाउंड किया दिल्ली सल्तनत को भी, ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, बलबन थे, राइट। रजिया थी। खिलजी में कौन इम्पोर्टेंट थे, जो फाउंडर थे वो एंड अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में फाउंडर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। एज सैयद एंड लोधी डायनेस्टी से कुछ इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट इन दोनों को भी हम एटलीस्ट क्रोनोलॉजी वाइज जो है रीड करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस दिल्ली सल्तनत से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो हो गया कि किंगडम एंड किंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको नाम दे दिया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, कि लैंड रेवेन्यू कैसा था, ये पूछ सकते हैं। कि जैसे खिलजी के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा, या फिर हम कहें कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा जो है टैक्स लिया गया था, हाफ या फिर 50% ऑफ द टैक्स, वरना 1/3 ऑफ से 1/6 ऑफ द टैक्स ही चलता था। तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है, डिपार्टमेंट, फाउंडर, टैक्स कैसे लेते थे, रेवेन्यू टैक्स कैसे लेते थे, इक्ता सिस्टम क्या होता था, ये सारी चीजें। बट हम थोड़ा फोकस करेंगे प्री के हिसाब से ही, हम मेंस के हिसाब से नहीं रीड आउट करेंगे कि सारी चीजें डिटेल में करें, या फिर सब चीजों के पीछे क्या लॉजिक है उसके पीछे नहीं, बस फैक्ट्स को कैसे हम री रिवाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। अब जैसे दिल्ली सल्तनत यहाँ पे मर्ज जुड़ी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर तुगलक टाइम पीरियड पे ही क्या होता, दो किंगडम इमर्ज हुई थी इंडिया में ही।
डेक्कन एरिया में या फिर सदर्न इंडिया में, जो थी विजयनगर किंगडम एंड ब्राह्मणी किंगडम। ये दो किंगडम भी जो है इमर्ज हुई थी, स्पेसिफिकली अगर हम कहें तुगलक के पीरियड में, तुगलक के टाइम पीरियड में। विजयनगर को अगर हम देखें, विजयनगर में सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन सा है, बताइए आप। कृष्णदेवराय, राइट एम जी, कृष्ण देव राय। ठीक है, अब विजयनगर किंगडम में भी जैसे चार डायनेस्टीज आती है, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। ये सारी डायनेस्टी के बारे में भी छोटी छोटी फीचर्स देखेंगे। स्पेसिफिकली जो तुलुवा है उसमें कृष्णदेवराय के बारे में ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है, तुलुवा डायनेस्टी से या फिर कृष्णदेवराय से स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये विजयनगर है। ब्राह्मणी किंगडम, ब्राह्मणी किंगडम में भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्राह्मणी किंगडम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो 5 किंगडम्स में जो है वो टूटता है। तो उन 5 किंगडम्स के बारे में एटलीस्ट किसने फाउंड किया है वो हमें पता होना चाहिए, उसकी क्रोनोलॉजी जो है हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो विजयनगर कंप्लीट हो गया। अब विजयनगर के या डिक्लाइन के बाद क्या होता है, या फिर दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद, लोधी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद मुगल्स आते हैं। तो हम फिर मुगल्स के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, उनकी क्रोनोलॉजी, उनका आर्किटेक्चर, बट वही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मुगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका क्या क्रोनोलॉजी रही, क्या आर्किटेक्चर रहा, कौन कौन सी बेटल्स हुई, क्योंकि बेटल्स को भी कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं। जैसे बाबर है, बाबर ने 4 बैटल लड़ी, तो वो 4 जो बैटल्स है वो आपको क्रोनोलॉजी वाइज पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन से थे, मुगल्स के सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन से थे। राइट, अकबर। तो फिर अकबर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने क्या मिलिट्री कैसे एक्सपैंड की थी, डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, जैसे मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया था, दीन इलाही। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सारी चीजें होती क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे। देन मॉन्यूमेंट्स कौन से बिल्ड करें, उसके बाद जैसे जहांगीर आएगा, देन शाहजहां आएंगे। तो जहांगीर किसके लिए ज्यादा फेमस थे, जहांगीर है वो किस आर्ट फॉर्म के लिए ज्यादा फेमस थे।
पेंटिंग, राइट। तो जहांगीर जो थे वो पेंटिंग के लिए फेमस थे एंड जो शाहजहां थे वो आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर पेंटिंग के लिए। अच्छा बताइए कि म्यूजिक किस मतलब मुगल्स के किन किंग के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं मुगल्स में जो स्पेसिफिकली बाबर से लेकर औरंगजेब का जो टाइम पीरियड देखे, लेटर मुगल छोड़ के बाबर से औरंगजेब के टाइम पीरियड तक, आपको क्या लगता है म्यूजिक सबसे ज्यादा कहाँ फ्लरिश हुई होगी, किसके टाइम पीरियड में? ये हमें हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अकबर होगा, बट थोड़ा सा आपको लगेगा ये देख के, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग हुई, शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर हुआ, और म्यूजिक जो है वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पे हुआ। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग, शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर, म्यूजिक जो है वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पे हुआ। तो ये सारी चीजें जो है हम मुगल इंडिया में पढ़ेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड पे भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पूरा हमें मुगल्स के बारे में पढ़ना है। मिडिवल में मोस्ट स्पेसिफिकली तीन चार डायनेस्टीज है, बट वो थोड़ी बड़ी डायनेस्टी, चाहे वो मुगल हो, दिल्ली सल्तनत हो, विजयनगर हो या ब्राह्मणी किंगडम, ये मोर और लेस जो है इम्पोर्टेंट किंगडम डायनेस्टीज यहाँ पे आई थी, और उन्होंने जो है रूल आउट किया, और उसके बारे में हमें पढ़ना है। इम्पोर्टेंट किंग्स भी पढ़ेंगे और जो वहां पे डेवलपमेंट हुई उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिडिवल हो गया। मिडिवल में अगर तो बताइए, वरना हम एक बार रफ क्रोनोलॉजी जो है वो मॉडर्न की भी डिस्कस करते हैं और एक सिलेबस डिकोड करते हैं। मिडिवल में है किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? ओके, अब नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न इंडिया है। अब मॉडर्न इंडिया हम देखेंगे 1707। 1707 में क्या हुआ था? राइट, एल बी, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब ही माने जाते हैं कि वो लास्ट इम्पोर्टेंट सुल्तान थे मुगल इंडिया के। तो 1707 में जब मुगल्स औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद के जितने भी रूलर्स आते हैं वो पहली बात तो वीक होते हैं, एम्पायर को संभाल नहीं पाते, और उन रूलर्स को जो है लेटर मुगल के नाम से जाना गया।
और लेटर मुगल्स जब आए तो इसके साथ-साथ क्या हो रहा था, इंडिया में ब्रिटिशर्स आना भी स्टार्ट हो चुके थे। काफ़ी टाइम पीरियड अकबर के टाइम पीरियड से आ रहे थे, बट यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि क्या हुआ था, मुगल्स का फॉल होना स्टार्ट हो गया था, तो फॉल होगा तो दूसरा जो एंटिटी है वो इमर्ज्ड होगा। स्पेसिफिकली यहाँ पे औरंगज़ेब के डेथ के बाद सक्सेसर स्टेट्स भी इमर्ज हुए थे। सक्सेसर स्टेट में कौन-कौन से आएँगे? जैसे बंगाल आ गया था, हैदराबाद आ गया था, अवध आ गया था। तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट जो स्टेट है वो भी मानने लग जाएँगे। कुछ रेबल स्टेट भी देखेंगे, जैसे मराठास थे, सिख एम्पायर था, वो इमर्ज्ड होगा, वो बिल्ट होगा। उसके बाद यूरोपियंस आए थे इंडिया में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब यूरोपियंस में सिर्फ ब्रिटिश तो नहीं आए थे, पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रेंच सब आए थे, है ना? सब पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, डेन्स एंड फ्रांस। सबसे पहले कौन सा यूरोपियन आया था इंडिया में, और सबसे लास्ट कौन गया था इंडिया से? फर्स्ट टू गो एंड लास्ट टू गो कौन था? फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो कौन था? फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो कौन सी यूरोपियन कंपनी थी? पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रांस, कौन सी थी? राइट, एमजी, हिलोंग, एलबी, राइट, पोर्टुगीज थी। पोर्टुगीज ही थी जो सबसे पहले आई थी और इंडिया से आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो गई थी। तो हम इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देन फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे, किस तरीके से तो वो बंगाल को कैप्चर करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। नो, जो पोर्तुगीज है वो सबसे पहले भी गए थे और इंडिया से सबसे लास्ट में भी गए थे। ब्रिटिशर्स तो 1947 में ही चले गए थे, बट जो पोर्तुगीज थे वो काफी टाइम बाद गए थे। डोंट वरी, हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे कि बंगाल के बाद जब ये सारी बैटल्स हो जाती है, बंगाल को किस तरीके से कैप्चर करते हैं। फिर इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट से लेके फार्मर मूवमेंट, पीजन मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट होते हैं। फिर एक टाइम पीरियड आता है जब 1857 का वॉर होता है, वॉर ऑफ 1857 या रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? 1857 में जिसने पार्टिसिपेट किया था, आपसे पूछ सकते हैं कि कानपुर से पार्टिसिपेट किसने किया, दिल्ली से पार्टिसिपेट किसने किया, झांसी से पार्टिसिपेट किसने किया। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कि पार्टिसिपेट किसने किया था। और दूसरा पूछ सकते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स है, अब कोई रिवॉल्ट करा है तो उसे सप्रेस भी किया जाएगा। तो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि जो इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने वाले कौन से ब्रिटिशर्स थे। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन जो है 1857 से पूछे जा सकते हैं। तो 1857 थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके बाद क्या है, 1857 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे इंडिया में जो है नेशनलिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। अब नेशनलिज्म इंक्रीज होने के साथ-साथ यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी हो रहे थे। तो हम पर्टिकुलरली कुछ-कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, जिसने सोशली एंड रिलीजियसली जो है रिफॉर्म लाने की कोशिश की। सोशली जैसे कहें कि वुमेन के कंडीशन सही करने के लिए, इक्वल सोसाइटी रखने के लिए, वर्ना सिस्टम को कंडेम करने के लिए, रिलीजियस में जो प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रैक्टिस थी, पर्दा सिस्टम था, उन सबको खत्म करने के लिए जो है रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट जो है चलाए गए। तो इनके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनकी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी, उसके बारे में भी हम रीड आउट करेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें जब इमर्ज हो रही थी, तो उसी के साथ-साथ एक न्यू ऑर्गनाइज़ेशन जो है, वो इंडिया में इमर्ज हुई, जिसका नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड की गई थी? या 1885।
ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आप लोगों को। अब जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्ट हो गई, फिर हम देखेंगे किसने हेल्प करी, कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, कुछ लीडर्स के नाम हमें याद रखने हैं, कुछ मॉडरेट लीडर होंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर होंगे, उन सबके दोनों के नाम जो है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के वो नाम याद रखेंगे। कैसे मास पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया में आता है, नेशनलिज्म कैसे अपने पीक पे पहुंचता है। देन 1905 में जैसे एक 1905 में क्या हुआ था, जिससे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मैंने एक हिंट दे दिया आपको। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन, राइट। और किसने कराए थे बंगाल पार्टीशन? कौन था? ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन ऑफिसर कौन था? 1905 में गांधी जी नहीं आते। पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। और किसने कराया था? कौन था ब्रिटिश ऑफिसर इस टाइम पीरियड पे? हेडिंग, नो। कर्जन, राइट। तो बंगाल पार्टीशन जो है 1905 में अंडर कर्जन होता है। बंगाल पार्टीशन को सप्रेस करने के लिए या फिर इस मूवमेंट को खत्म, ये पार्टीशन को खत्म करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट जो है इंडिया में लॉन्च किया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो इंडिया के हिस्ट्री में एक हम मान सकते हैं बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो है इंडिया में नेशनलिज्म और ज्यादा बढ़ता है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है और सारे लोग जो है साथ में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, किस किसने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब गांधी इंडिया आते हैं, तो वो कुछ मूवमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं। उनका जो मेन मोटिव था वो था नॉन वायलेंस के साथ जाना। जैसे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी स्टार्ट किए, जैसे इंडिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद हम जैसे जो आईएनए है सुभाष चंद्र बोस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिला। तो मॉडर्न इंडिया जो है थोड़ा सा वास्ट है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे, बट मोर ओवर ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जो एक रफ क्रोनोलॉजी दी मैंने आपको आज एंशियंट से लेके मॉडर्न तक। तो ये हम जो नेक्स्ट क्लास होगी, इट मीन्स कल से जो क्लास होगी, उसमें हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, बट प्री के पर्सपेक्टिव से। जो फैक्ट्स होंगे वो प्री के पर्सपेक्टिव से ही देखे जाएंगे। मेंस क्योंकि काफी टाइम बाद है, दिसंबर में आपका फ्री है पहले, तो उस बेसिस पे हम ये सारी चीजें करेंगे। फैक्ट्स याद करेंगे, क्रोनोलॉजी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम याद करेंगे। अब हमें थोड़ा सा ध्यान जो है वो मगअप की तरफ या फिर लर्निंग के प्रोसेस की तरफ जाना है। समझ तो हम पहले भी लेंगे या फिर बाद में भी लिया जाएगा, बट कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है जो हमें लर्न करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आता है। और अगर हम मिस आउट करते हैं तो फिर वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे वो ये सारी चीजें कि इजी क्वेश्चन को तो आप स्किप भी नहीं कर सकते। एम यस जय किशन। तो आज जो है हमने सिलेबस को डिकोड किया है। कल से जो है हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक वही एंशियंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे, स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। और स्टोन एज में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा जो है वो हो सकता है और किस किस तरीके से फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। और आपका ये जैसे आप लोगों ने इस फोर्थ आप सबने यहाँ पे ये क्लास ली है, तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो जो टॉपिक्स कवर कराए एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स जो है वो आप अच्छे से मगअप करिए, लर्न करिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपके पास एक अच्छा बैकअप हो कि आप सारी चीजें कवर कर सके। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलना है। तो वो चीजें अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे कल से। ये पूरा डिकोड कर दिया मैंने सिलेबस किस तरीके से, रफ क्रोनोलॉजी भी जो है आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम जो है कल मिलते हैं।
Thank you everyone. Have a good day ahead. Bye bye.